नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करेंगे। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं और अगले आधे घंटे तक हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर आप अपने सवाल पूछे, अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। रवि देवरा है कुंवरजी ग्रुप से और दीपेन शाह हैं stevand.com से। और साथ ही आगे कुछ और गेस्ट होंगे हमारे साथ। गोल्ड मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी जी भी होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। दीपेन, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेजी दिख रही है, चमक क्या है, बढ़ेगी या शाम के सत्र में आगे जाके फिर से मुनाफा वसूली लौट जाएगी? क्या लग रहा है आपको? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शो पर बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, हमने पिछले 3 दिन से तेजी देखी थी। कल का सेशन था जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो गया है, तो हमारा मानना है कि अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस और हमें तेजी देखने मिल सकती है। और इनफैक्ट हमारा तो ये भी मानना है कि मोमेंटम थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर ये 66,000 के लेवल्स को सिल्वर क्रॉस करता है तो आपको 67-68,000 के लेवल्स भी अगले हफ्ते देखने मिल सकते हैं। यानी अच्छी तेजी की उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रहा है रवि यहाँ से? डेफिनेटली कल जैसे बात हुई थी एंड कल जो बॉन्ड यील्ड है 1.7 के करीब पहुंची, तब थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग था। हालांकि अभी थोड़ा स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड्स 1.7 के नीचे चल रहा है। तो आई थिंक तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। स्पॉट मार्केट प्रीमियम, डोमेस्टिक मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है एंड डिमांड भी काफी अच्छी अभी बन रही है। तो मेरे हिसाब से वहां पे फोकस करना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट थोड़े वोलेटाइल है, तो उसका भी एक बेनिफिट एज ए सेफ हेवन गोल्ड को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। 60 जो सिल्वर है 65,600, जो प्राइजेस में 500-600 पॉइंट का उछाला है, बट अभी गोल्ड में थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है। आई थिंक यूएस ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 47,600 ये लेवल आए, करेक्ट बाय करे। 48,080 का मेरा टारगेट रहेगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का। डाउन साइड 47,410 का स्टॉप लॉस लगा है। सिल्वर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाय करते हैं, मुझे लग रहा है कि ये 68,000 तक ये कमोडिटी जा सकती है 1 से 2 वीक में। एंड स्टॉप लॉस अब 64,200 का लगा है। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड, वहीं शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर अभी भी मुझे तेजी लग रही है। टर्म के लिए आपको तेजी लग रही है चांदी में, और लग रहा है कि 68,000 भी ऊपर की तरफ चांदी जा सकती है। और गोल्ड के लिए टारगेट अब 48,000 के ऊपर आ रहा है। इंट्राडे के लिए इन्हें लग रहा है कि 48,000 के ऊपर गोल्ड चला जाएगा। दीपेन, अगर आपको चुनना हो गोल्ड और सिल्वर में, आप क्या चुनेंगे अगर ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो? जी, मैं एक्चुअली ये सवाल के लिए इंतजार कर रहा था। आई थिंक मेरा मानना है कि सिल्वर ज़्यादा बेटर मोमेंटम में है, और अगर आप प्रेशियस मेटल में से किसी एक मेटल को बाई करना चाहेंगे, आई थिंक सिल्वर अभी बेटर प्रोपोजिशन प्रेजेंट कर रही है। मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक जो हिसाब से स्पीड है वो सिल्वर की ज़्यादा बेटर रह सकती है। तो अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए सिल्वर में बाइंग ज़्यादा रिकमेंडेड है। यानी चांदी में खरीदारी की सलाह दोनों जानकारों की तरफ से आ रही है। दोनों जानकारों को लग रहा है कि अच्छी तेजी यहां पर दिख सकती है। हालांकि गोल्ड में भी रवि ने बोला है कि 48,000 के ऊपर गोल्ड भी जा सकता है। इसके अलावा बेस मेटल्स पूरे ओवरऑल यहां पर रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है, वापस से वही तेजी पकड़ेगा पूरा बेस मेटल का मार्केट दीपेन आपको, या यहां पे कहीं पे कोई ऐसा वीक स्पॉट आपको दिख रहा है जहां पर बेच कर जाना चाहिए? जी देखिए, बेस मेटल्स की बात करेंगे तो चाइना की तरफ से काफ़ी अटपटे न्यूज़ आने की आशंका है, काफ़ी रूमर्स भी है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो टेक्निकली जिसे हम क्रैक्स इन द वॉल कहते हैं, वो आना उभरने लग गए। इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइसेस थे और वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अभी जो आज अगर मॉर्निंग सेशन में आप देखेंगे तो वीकनेस थी, अभी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई है। लेकिन आई थिंक ये सिर्फ रिबाउंड है। अगले हफ्ते आपको और थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। और अगर खास करके एल्यूमिनियम की बात करें तो ज़्यादा वीक लग रहा है। 210-220 के लेवल्स भी अगले सेशंस में आ सकते हैं। कॉपर भी 755-760 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, वो ध्यान में रख के ही ट्रेडर्स ने बेस मेटल्स में काम करना है। ओके, यानी वॉलेटाइल रहेगा पूरा पैक, आपको वो ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। चलिए सवाल जवाब कुछ ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कोमल का सवाल। उन्होंने व्हाट्सएप अभी किया है। इन्होंने 2 लॉट चांदी खरीद रखी है 65,700 रुपये के लेवल पर।
कोमल जी का सवाल है, क्या यह कॉल सही है? हालांकि इन दोनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से तेजी दिखेगी। रवि, क्या इनकी कॉल सही है? क्या आप तेजी अच्छी दिखेगी, इन्हें होल्ड करना चाहिए? 2 लॉट ले रखा है, 65,700 की बाइंग है। गोल्ड सिल्वर मिनी है। डेफिनेटली सिल्वर मिनियन थोड़ा प्राइस डिफरेंस है सिल्वर दिसंबर में, हालांकि अपने कोस्ट प्राइस पे ही चल रहा है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो आई थिंक यहाँ पे होल्ड करें आप। डाउन साइड 65,200 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। अगर इंट्राडे का आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि अपर साइड 66,300, एंड अगर शॉर्ट टर्म रुक सकते हैं तो 67,000 तक के टारगेट भी आपको सिल्वर मिनी में देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। अच्छी कमोडिटीज में आपने पोजीशन ली है, स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, थोड़ी वोलेटाइल है कमोडिटी, बट यस वो व्यू है और आउटलुक है, यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का दिख रहा है। ओके, यानी शॉर्ट कवरिंग की यहाँ से उम्मीद लग रही है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपकी जो पोजीशन है, अच्छी पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, प्रॉफिट आपको होने की उम्मीद है। दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि यहाँ से तेज़ी चांदी ज़्यादा दिखाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो इन्होंने सुझाए हैं वो उस स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है, कभी कभार नीचे की तरफ डिप भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और सवाल लें उससे पहले लेकिन एक खबर आपको बता दें, जिस तरह से सरसों और चना वायदा को बैन किया गया था हाल के दिनों में, उसके बाद से काफ़ी सवाल उठे हैं, क्योंकि वायदा में अगर फ्यूचर्स बंद किया गया लेकिन ऑप्शंस बंद होने से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कि किसानों को, क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनके पास एक बेहतर टूल्स था, लेकिन वो टूल्स अब खत्म हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेश द्विवेदी हैं, जो मध्य भारत एफपीओ के सीईओ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कितनी दिक्कतें हो रही है ऑप्शंस बंद होने से चना और सरसों का, और एफपीओज के तौर पे और पूरे किसान जिनको आप रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस कदम पर? सभी दर्शकों नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पुट ऑप्शन का जो सरकार ने भी बैन कर दिया है, अभी इनफैक्ट ज्यादा दिन ये शुरू हुए ही नहीं हुआ था, और ये हम लोगों का दूसरा सीजन था, और पिछले सीजन में जो रबी का सीजन था उसमें काफी किसानों को फायदा हुआ था चने और सरसों को लेकर के। तो अभी इससे प्रॉब्लम तो हो रहा है, क्योंकि एक जो प्राइस एश्योरेंस का एक मॉडल आया था जिसमें कि हम अपनी प्राइस को फसल आने के पहले हम उसको सुनिश्चित कर सकते थे, हम लोग उसको फिक्स कर सकते थे, वो नहीं, वो सुविधा बंद कर दी गई। और इससे किसान लोग जो है अभी जो आगे आ रहे थे, जिनको कि हम लोग उसको सजा रहे थे, लोग आगे आ रहे थे, तो इसके रुकने से लोग निराश है। और मेरा मानना है कि सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वेदर इंश्योरेंस के लिए हम लोग, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सरकार मदद कर रही है, इसीलिए इसी तरह प्राइस इंश्योरेंस के लिए भी काम होना चाहिए। और हमें लगता है कि इसको बंद करने की बजाय सरकार को इसको प्रमोट करने की जरूरत है, और इनफैक्ट एफपीओस के माध्यम से, किसान संगठनों के माध्यम से, और हमें अपने किसानों को इस तरह के ऑप्शंस को यूज करने के लिए उनको ज्यादा इंकरेज, सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि ये प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उससे हमारे किसान जो है वो बच सके। और अभी जिस तरह का दिख रहा है कि चूंकि ये अभी दूसरा सीजन था, पिछले सीजन में काफी अच्छा रिस्पांस, फार्मर को फायदे भी मिले थे, तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और इस तरह के मॉडल को सपोर्ट करने की जरूरत है, बजाय कि इसको बंद करने। बिल्कुल सही आपने कहा कि इस तरह के मॉडल से तो आपको जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को एक बढ़िया विकल्प मिल जाए, ताकि जो भी जोखिम हो उनकी खेती किसानी में, उनके लिए कुछ ऐसा टूल्स तो होना ही चाहिए बाजार में कि वो अपने जोखिम को कम कर सके। फ्यूचर्स आप भले ही बैन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑप्शंस खरीदारी में सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जिनकी रकम एक्सचेंज की तरफ से हाल में सब्सिडी भी दी गई थी। और पिछले साल 2020 में हमने देखा था कि नवंबर से लेकर इस साल के फरवरी महीने तक कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे एक्सचेंज की तरफ से, एनसीडीएक्स की तरफ से, ताकि किसान जागरूक हो और एफपीओज के जरिए वो ऑप्शंस में अपनी भागीदारी बढ़ाए। सर, इसकी शिकायत आपने सेबी या सरकार के पास की? कोई चिट्ठी वगैरह आप लोगों ने लिखी अपने एफपीओ की तरफ से? हाँ, हम लोगों ने भेजा है, अभी हम लोगों ने कृषि मंत्रालय को भेजा है, सेबी को भी हम लोग भेज रहे हैं। अभी इनफैक्ट भेजा नहीं है, बट अभी हम लोग आपस में सभी जो हमारे एफपीओज हैं वो 10 हम लोग साइन ले रहे हैं सबकी, और हम सरकार से न केवल इसको खोलने की मांग करें, बल्कि हम बात करें कि जो प्रीमियम का भी थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि जो प्रीमियम लग रहा है इसमें करीब 150 से 300 रुपए बेस डांत जितना भी
मार्केट में डिफरेंस होता है बेसिकली उस समय के प्राइस का, जो लॉक प्राइस करते हैं और करंट प्राइस में। तो इसमें सरकार को कम से कम 50% का मदद करना चाहिए, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो सरकार भी चाहती है कि हमारे किसानों को सही प्राइस मिले, और उनको प्राइस जो भी नॉर्मली जो प्राइस फॉल, जो क्रॉप का अराइवल बढ़ते हैं या इस तरह के इंटरनेशनल मार्केट के कारण अगर प्राइस कोलैप्स होता है, तो उससे हमारे किसानों को बचाया जा सके। तो इसको लेकर के हम लोग सरकार से ये लिख रहे हैं कि इसको खोला, ना ही केवल खोला जाए बल्कि इसमें इसको प्रमोट करने के लिए इसका जो पिछले साल जो सेबी ने जो प्रोविजन किए थे उसको आगे बढ़ाया जाए। ओके सर, योगेश जी आपसे एक और छोटा सा सवाल, आप वक्त कम है, एक शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगा सर। आप लोगों के एफपीओज की तरफ से आपकी भागीदारी कितनी थी, कोई क्वांटम वगैरह बता सकते हैं, कितना आप लोगों ने पोजीशन ले रखा था चना और सरसों में, अगर 2021 की बात करें तो? 2021 में तो देखिए अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा नहीं लिया था। अभी तो 300 से 400 टन का था हमारा यहाँ मध्य प्रदेश के केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो था। बाकी महाराष्ट्र के, हमारे राजस्थान के जो एफपीओज है उन लोगों ने भी लिया था, दूसरे स्टेट्स के लोगों ने भी लिया हुआ था। तो कुल मिलाकर के लगभग 1000 टन का था। बट इट वाज द बिगिनिंग, जैसा बताइए शुरुआती दौर था, क्योंकि अभी तो जस्ट सोइंग होने वाला था, और ये था कि सोइंग के बेस में हम लोग जो है उसको बढ़ाएंगे उसको। तो वो चीजें शुरुआत हुई थी, बट वो शुरू होने के पहले ही जो है उसको रोकने से थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पे ध्यान दे, और इस तरह के जो प्रोविजंस हैं जो किसानों की सिक्योरिटी करते हैं, उनके प्राइस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको सब सरकार को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और हमें एक ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा सा एक जो मॉडर्न जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही, उस पर हमें सपोर्ट सरकार का चाहिए, ना कि उसे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, और हम हमेशा इस तरह के सवाल आपके उठाते रहेंगे। किसानों की हक की बात जब भी होगी तो ईटी नाउ स्वदेश पर उठाए जाएंगे। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और अपनी राय रखी कि किस तरह से ऑप्शंस का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको लेकर जागरूक करने की ज़रूरत है, ना कि इसे बंद करने के, क्योंकि ऑप्शंस के जरिए ही आप वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। रवि जी, आपकी इस पर क्या राय होगी? डेफिनेटली काफी आपने अच्छा कवरेज किया, क्योंकि काफी हमारे और भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी किसान है या काफी पार्टिसिपेंट है उसका यही मानना है कि ये वायदे बंद कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल चना वायदा बैन किया, काफी वॉल्यूम ड्राइव हो गया, दूसरी काउंटीज में भी लोग मान रहे थे कि इसमें बैन होगा। फिर आरएम सीड सरसों का वायदा बंद किया, फिर से मार्केट में नर्वसनेस आई। अभी अगर आप एग्री काउंटीज के वॉल्यूम देखें तो वहां सारी फियर फैली हुई कि कभी कौन वायदा बंद कर दे पता नहीं। 2003 2004 जब कॉमोडिटी एक्सचेंजेस चालू किए तब एक कमेटी फॉर्म की गई थी, अभिजीत सेन कमेटी। वो कमेटी ने भी क्लियर किया था देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। इसके ऊपर काफी डिटेल स्टडी हुई और उसके बाद अलाउ किया। उसके बाद आरबीआई की 2 कमेटी 2008-2009 में ये कमेटी ने भी स्टडी किया, उसमें भी ये नहीं पाया गया कि वायदा की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसके बाद रोजमेरी की कमेटी 2013 में फॉर्म की गई, उसमें भी ये निकल गया। तो लगातार स्टडी के बावजूद भी, और स्टडी में भी डिनाइल आया कि कोई भी ऐसे मिले नहीं सबूत के वायदा की वजह से प्राइसेस बढ़ रहा है। तो इतने सारे रिपोर्ट, इतने सारी स्टडी के बाद भी वायदा बंद करते हैं और अचानक ही वायदा बंद होता है। हर बार क्या होता था कि वायदा बंद करने के पहले जो फिजिकल ट्रेडर्स है या पार्टिसिपेंट है उसको 10-15 दिन का टाइम मिलता था, 5-6 दिन का टाइम मिलता था। अभी तो सुबह सर्कुलर आके 2 मीन्स के वही दिन से वायदे बंद हुए, तो इससे काफी लॉस हुआ क्लाइंट्स को। मेरे हिसाब से उसमें आप एडिशनल मार्जिन लगा सकते हैं या आप कुछ एडिशनल मेजर्स ले सकते हैं कि वायदा बंद करना एक ऑप्शन नहीं है, काफी ऑप्शन है। क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया नहीं है जहां कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वर्ल्ड में सारे एक्सचेंजेस है जहां पे बड़े, इससे भी काफी बड़े वॉल्यूम के साथ एग्री कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो अगर चालू रहते वायदे तो फार्मर्स के लिए एज वेल एज फिजिकल मार्केट के लिए काफी अच्छा एक हम मान सकते हैं उसको ये प्रोसेस था। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के फैसले से आप जो हेजर्स होंगे, कॉर्पोरेट्स होंगे, जो हेजिंग के लिए यहाँ पे आना चाह रहे होंगे, उनका भरोसा कैसे आप बढ़ा पाएंगे? अगर इस तरह के फैसले, अगर एब्रप्टली आप कोई वायदा रातों रात अगर बंद करने का फैसला करते हैं, तो कोई अगर प्लानिंग भी कर रहा होगा कि अब कमोडिटी, एग्री कमोडिटी में हम जाके हेजिंग करें, तो फैसले ही नहीं कर पाएगा, उनका भरोसा कैसे बढ़ेगा? सर दीपेन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर?
जी डेफिनेटली, देखिए मैं 2-3 टेक्निकल बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी अंडरलाइंग फ्यूचर्स कमोडिटीज़ पे है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, ताकि वो स्टैगर्ड डिलीवरी के टाइम फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाए और उसकी डिलीवरी एग्जीक्यूट हो सके। तो अगर इस बेसिस पे अगर फ्यूचर ऑप्शंस नहीं होंगे तो ऑप्शंस उसका हो ही नहीं सकता है टेक्निकल फ्रेमवर्क में एनसीडीएक्स के अंदर। तो जब तक अगर आपको ऑप्शंस इंडिपेंडेंटली चाहिए तो फिर उसको आपको फ्यूचर कमोडिटीज़ को डीलिंग करके आपको जो अंडरलाइंग होगा उसको फिजिकल मार्केट्स में लाना पड़ेगा। तो अभी तो वो नहीं हो पाएगा एनसीडीएक्स की तरफ से, पहली बात। दूसरी बात के कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो रातों रात बंद नहीं हुए। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आगे के लिस्टेड है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसमें आपको नई पोजीशंस लेने में मना किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पोजीशंस ओपन है तो आप अगले 6 महीने तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस, अगर आपने आगे की पोजीशन ली है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी नहीं होता। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं बात करूं तो 12 से 2002 से अभी 19 साल हो गए। अगर किसी एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, मैं प्राइजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो वो एनसीडीएक्स होता है। ये कौन सी तरह, कौन सा मूवमेंट, कौन सा डिसीजन ले ले, ये आप कभी भी बता नहीं सकते। इसलिए एग्री मार्केट्स में एनसीडीएक्स में ट्रेड करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और मैं सभी पैनलिस्ट की बातों से अग्री करूंगा कि ऐसे हैप्पीजार्ड डिसीजंस जो एनसीडीएक्स कभी कभार लेती है, उससे ट्रेडर फ्रेटर्निटी, फार्मर्स फ्रेटर्निटी, सभी फ्रेटर्निटी में एक कॉन्फिडेंस का अभाव हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस शेकन हो जाता है। और उसके बाद तो लोग एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म से दूरी रहने की कोशिश करते हैं, जिसका काइंड ऑफ बॉलमार्क आपको देखने मिल सकता है कि सबसे लोएस्ट वॉल्यूम्स पे हम आज के डेट में चल रहे हैं। दो बात और है। एक तो आप ऑप्शंस इन गुड्स भी शुरू कर सकते हैं, जैसे बाकी नॉन एग्री कमोडिटी में शुरू किए गए हैं गोल्ड वगैरह में। इस तरह के आप हाजिर बाजार से जोड़कर ऑप्शंस भी शुरू कर सकते हैं। आपका अंडरलाइंग फ्यूचर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, अगर आप एक फ्यूचर्स में अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लाने पर पाबंदी लगाते हैं या नई पोजीशन लेने पे, तो ऑटोमेटिक नए वॉल्यूम आने कम हो जाएंगे। तो इसका तो असर होगा ही। तो प्राइसेस, तो आपने पोजीशन तो पूरे मार्केट को देखकर बनाया था, इस सिनेरियो को देखकर नहीं बनाया था कि कल शाम को, आज शाम को बंद हो जाएगा बाजार। तो इसका तो असर होता है। दीपेन, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली असर होता है। इनफैक्ट इतना वीक सेंटीमेंट होता है कि आज के डेट के आगे कोई भी कमोडिटी जो अभी ट्रेडिंग हो रही है उसमें सबसे ज्यादा यही फियर है कि कल ये एग्जिस्टिंग होगी कि नहीं होगी। सबसे ज्यादा रूमर सोया ऑयल की चली थी। आपने देखा था कि ड्यूटी कट आया था उस समय जब भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि सोयाबीन, सोया ऑयल दोनों ही डीलिस्ट हो जाएंगे, दोनों ही बैन हो जाएंगे। तो कोई भी ट्रेडर्स किसी भी तरह की पोजीशन लेने में हिचकिचा रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि पैसे एट स्टेक है। यहाँ पे सॉरी बोल के आप नहीं निकल सकते। एक्सचेंज की तरफ से मन माने एक तरीके का रवैया होता है और ट्रेडर्स कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। तो अभी 19 साल हो गए और 19 साल से यही झेल रहे। तो अभी लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट एंड हाउ दे इंप्रूव। आप अपने मैकेनिज्म को बेहतर कीजिए, आपको कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ें, ये करना है। अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसे ठीक करें, ना कि वायदा बाजार को ही बंद कर दे। जिस मकसद के साथ शुरू किया था, बेहतर प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सब कैसे हो पाएगा अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे। चलिए, ग्वारगम में बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही, 4.5% की तेज़ी दिख रही है। रवि, आपका व्यू ग्वारगम पर? डेफिनेटली मेरा आज का टॉपिक भी था। जब मैंने रिकमेंड किया था प्राइसेस, तब 12,100 के करीब चल रहे थे। वहां से 200-300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे भी ग्वारगम में बाय किया जा सकता है। जैसे हमने आगे बात की, थोड़ी सिलेक्टिव कमोडिटीज बची है एग्रीकल्चर में, तो ये कमोडिटीज में ज्यादातर इंडस्ट्रियल नेचर होने की वजह से अभी बैन का चांसेस नहीं, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, 12,710 का पहला मेरा टारगेट रहेगा, बाय करें। 11,750 का मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था, आप रिवाइज करके उसको 12,000 कर सकते हैं। अपर साइड में मान रहा हूँ कि जो टारगेट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप रुक सकते हो तो 13,500 तक के टारगेट पे ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा ट्रैक्शन है और जो क्रूड में तेजी एंड रिकवरी है उसका भी एक अच्छा फायदा ग्वारगम में मिल रहा है। अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ से ग्वारगम में 13,000 के ऊपर भी जा सकता है। दीपेन, आपका कोई एग्री मार्केट में कोई कॉल आज के लिए? जी, गुआरगम, गुआर सीड डेफिनेटली तेजी में है। और गुआरगम, गुआर सीड एनसीडीएक्स के जीते जागते नमूने हैं कि सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट अगर किसी कमोडिटी में हिस्ट्री ऑफ एनसीडीएक्स हुआ है तो यही दो कमोडिटी हुई है। बट आई थिंक अभी तेजी का माहौल है, यहाँ से और 1000 पॉइंट्स की तेजी डेफिनेटली आ सकती है, बिकॉज कल की मंदी के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो आई थिंक वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है तो
तेजी की तरफ ही ध्यान दे सकते हैं। रिफाइंड सोया ऑयल में हमें थोड़ी मंदी लग रही है, प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन के रेंज में आई थिंक एक सेकेंड लेग ऑफ फॉल अगले हफ्ते आ सकता है, तो 1290 1295 के स्टॉप लॉस से आप सेलिंग कर सकते हैं। आई थिंक ऑन द लोअर साइड आपको 1150 1130 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और इंट्राडे में तो मार्केट्स अभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो बेटर है कि नेक्स्ट वीक के व्यू ही आप रखें, वो ज़्यादा बेटर होगा एग्री कमोडिटीज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल अटके हुए हैं। आनंद का सवाल है हैदराबाद से। उन्होंने पूछा है कि चांदी को खरीदें या बेचें, कि दीपेन क्या करें? जी, ये नो ब्रेनर है। पूरा फर्स्ट सेगमेंट हमने इसी पे बात की है। आई थिंक चांदी बाई ही करनी चाहिए ऑन डिप्स। देखिए टेक्निकली 61,000 का काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो जब तक 61,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आप बाइंग करके चलते रहे। अगर 67,000 क्रॉस हो जाता है तो वो लेवल 64 पे कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेल होके। तो जब तक अभी 61,000 के ऊपर प्राइसेस है तब तक बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखें, और 67 के ऊपर के बाद 64 के स्टॉप लॉस से बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। अगले कॉलर है सुनील है दिल्ली से। ये 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में, क्या करें? कुछ इनका नजरिया भी लंबी अवधि का है, अभी कुछ सलाह देंगे इनको? मेरे हिसाब से ये इक्विटी टाइप नहीं कि आप अगर इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मिलेगा। हाँ, आप ये मार्जिन पे यूज करो, और आप एक रिस्क रिवॉर्ड से जो भी ईटी स्वदेश में जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं हर रोज हम यहाँ से ये प्लेटफॉर्म से रिकमेंडेशन देते हैं। मेरे काफी पैनलिस्ट पे है जो रिकमेंडेशन देते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करके स्टॉप लॉस लगाए। आई थिंक ये सबसे बड़ा एंड सबसे अच्छा एंड सबसे प्रॉफिटेबल जरिया हो सकता है। अगर आपको जाना है तो मेरे हिसाब से अभी जो इंडेक्स ट्रेडिंग आया वहां पे ज्यादा फोकस करें। जैसे हमने गुआर की बात की, तो गुआर डेक्स है, वहां पे वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रैक्शन भी अच्छा है, एंड जो रिस्क है वो भी मैनेज हो जाता है। तो आई थिंक गुआर डेक्स पे फोकस करें। एंड बुल डेक्स जैसे हमारा गोल्ड एंड सिल्वर में भी नजरिया अच्छा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ट्रैक्शन वहां पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट या एक रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना है और थोड़ी सेफ्टी भी देखने, तो मेरे हिसाब से बुलडेक्स एज वेल एज गुआ डेक्स वो आप बाय करके चल सकते हो। बुलडेक्स में मुझे लग रहा है कि टारगेट अपर साइड 15,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। रोल ओवर कर रहे जब तक के टारगेट ना आए, और 14,000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। और गुआ डेक्स में भी मेरा ये मानना है कि ये गुआ डेक्स 9,000 तक जा सकता है, 8300 तक ये बाय किया जा सकता है, एंड 8,000 का स्टॉप लॉस लगाए। ये दोनों इंडेक्स मुझे लग रहा है कि आपको एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी वहां पे बेटर होगा। ओके, आप इंडेक्स के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं जहां पे रिस्क आप कम कर सकते हैं। दीपेन, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है कमोडिटी मार्केट में, उनका नजरिया भी लंबा है, क्या करे, कहाँ लगाएं पैसे? जी डेफिनेटली, और इन्हीं के लिए एक्सचेंजेस ने देखिए ड्यू क्रेडिट देना चाहिए एक्सचेंज को। इन्हीं के लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है मार्केट्स में, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कीजिए, मार्केट को फील लीजिए। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर आइडियल कमोडिटी है जिसके मिनी लॉट्स में आप ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। लेकिन मैं और एक चीज़ इनको बताना चाहूँगा कि आप करेंसी की तरफ ध्यान दें, बिकॉज करेंसी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। तो आप कमोडिटीज़ और करेंसी का पैक बना के चलिए, बिकॉज करेंसी में भी लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है, करेंसी के ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है। तो आई थिंक एनएससी करेंसी में भी आप ध्यान दे सकते हैं, और अपने रिस्क को आप वहां पे भी एक बार हेज करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज टाइम कि इंडियन मार्केट्स में सिर्फ कमोडिटीज को ना देखा जाए, कमोडिटीज और करेंसीज दोनों को साथ में देखा जाए और साथ में उसकी ट्रेडिंग की जाए। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए सुनील जी, ये ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया दीपेन आपका, रवि आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। आप